प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज एक बड़ी खबर तो ये डेवलप हुई कि अडयाला जेल में गैर मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात करवा दी गई और उनकी बहनें भी मिल लीं। अगरचे पिछले काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म होने के बावजूद एक लिस्ट भेजी जाती थी मंगल को और जुमेरात को, और मंगल को और जुमेरात को जाने वाली फहरिस्त में उमूमन मुलाकात नहीं हो रही थी। ख़ास तौर पर जुमेरात को जो रफ़क़ा से मुलाकात है वो तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन मंगल को कभी कभी एक आध वकील की मुलाकात करवा दी जाती थी, जैसे कि पिछले मंगल को एक वकील की अली बुखारी साहब की मुलाकात करवाई गई थी। आज लिस्ट में मौजूद तमाम नामों की मुलाकात भी हो गई और बहनें भी मिल लीं। और इमरान खान की बहनों की जब मुलाकात हो भी रही थी इससे पहले, तो दो बहनों की मुलाकात हो रही थी। पिछले कई महीने से अलीमा खान साहबा को नहीं मिलवाया जा रहा था, आज अलीमा खान साहबा को भी मिलवा दिया गया। तो आज जो बड़ी खबर बनी वो ये है कि पहले तो मुलाकात हो गई और फिर मुलाकात के नतीजे में जो हिदायत बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को दी हैं, उसमें से भी 3-4 बड़ी खबरें, जिनमें एक ये है कि इमरान खान साहब समझते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वो इस बात पर कायम है और पार्टी उन्हें सिर्फ इस हद तक कायल कर पाई है कि इस पर गौर व खौज की इजाज़त उन्हें मिली। यानी आज 9 बजे सियासी कमेटी का इजलास होगा और उसमें तहरीक इंसाफ फैसला करेगी कि वो खान साहब को क्या रिकमेंड करना चाहती है ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से। इतनी इजाज़त उन्हें मिली है, लेकिन हतमी फैसले का इख्तियार फिर भी बानी तहरीक इंसाफ ने अपने पास रखा है। और इसके अलावा इससे भी बड़ी खबर यह है कि अलीमा खान साहबा ने बताया है कि इमरान खान ने कहा है कि जो कमेटियाँ हैं कौमी असम्बली की, उससे आप बाहर आ जाएँ, कमेटियाँ छोड़ दें, कमेटियों से बाहर आने का हुक्म दिया है इमरान खान साहब ने। अगर पीटीआई कमेटियों से बाहर आ जाती है तो फिर पार्लियामेंट के अंदर रहने का जवाब क्या होता है, क्योंकि कमेटियां ही पार्लियामेंट है, या कमेटियों के अंदर काम होने वाला काम ही दरअसल पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है। तो फिर क्या पार्लियामेंट, यानी आप एक तरफ असेंबली कौमी असम्बली में होने वाले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे, फिर कमेटियों से भी बाहर आ रहे हैं, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर रहने का क्या जवाब होगा, ये एक अलहदा सवाल है और इस सवाल पर अब बहस शुरू हो गई है। फिर उन्होंने कहा है कि अपोजिशन लीडर के लिए पहले तो कोशिश की जाए कि उमर अयूब और शिबली फराज ही कानूनी चाराजोई के जरिए अपने आप को दोबारा से अपोजिशन लीडर बनाएं, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर महमूद अचकज़ई को ही कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया जाए। यहाँ तक कि कुछ ज़राए का कहना यह है कि सेनेट में भी अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नाम इमरान खान ने तजवीज़ किया है। तो और इसके अलावा एक बड़ी सियासी तहरीक चलाने की बातें भी हो रही हैं, जिसमें पेशावर में एक बड़े जलसे से आगाज़ और मुस्तकबिल में इस्लामाबाद की तरफ मार्च या इस जैसी कोई बड़ी तहरीक चलाई जा सकती है। ये तमाम चीज़ें आज इस्लामाबाद अडयाला जेल में हुई हैं और एक बड़ी खबर बन के निकली है। इन तमाम चीज़ों पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में हाफिज़ एहसान अहमद साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, खुश आमदीद आपको। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब आपको भी खुश आमदीद। और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमें चंद लम्हों में ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। मैं सबसे पहले हाफिज़ साहब ये बताइए कि आज आपके ख्याल में, आपके असेसमेंट में ऐसा क्या हुआ कि मुलाकात हो गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर तो पहले से मौजूद है, मुलाकात नहीं हो पा रही, तो आज क्या हुआ? बिस्मिल्लाह, अगर हुई है तो अच्छा हुआ है कि अगर नहीं हो रही थी तो अच्छा नहीं, मैं देखें ना कि जितनी मुलाकातें हो गई हैं, मेरा ख्याल है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है कि आप डेज़ पे भी मुलाकात करते हैं, फिर उसके बाद आपके ट्रायल्स उस पर भी मुलाकात करते हैं, और जिस तरह का लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आपको नज़र आ रहा है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है कि जेल के अंदर कोई भी लीडर हो, उसकी जितनी एक्सेस जो है वो आपके इस मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर है या उसके बाद आपका सोशल मीडिया के ऊपर है, वो भी अनप्रेसिडेंटेड और पूरी पार्टी अंदर से चल रही है। हाँ, ये एक चीज़ है कि जिस बाज़ दफ़ा जो है कि जो स्टेप्स जल्दी ले लेने चाहिए थे उसको जब डिले किया जाता है तो उसके अंदर एक पॉलिटिक्स होती है। आप ये नहीं अनप्रेसिडेंटेड है, मगर मैं इस चीज़ का गवाह रहा हूं जब मियां शहबाज शरीफ साहब जब कोटलक जेल में होते थे, तो जब वो नैब कोर्ट में लाए जाते थे तो नैब कोर्ट लगती थी 10 मिनट के लिए, मगर वो जाते जाते जज साहब से कहते थे कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं मीटिंग करना चाहता हूं अपनी पार्टी के लोगों से, तो आप मुझे ज़रा इजाज़त दे दें। तो वो कहते थे आप कर लें। तो फिर वो 11-12 बजे तक, सुबह 9 बजे आते थे और 11-12 बजे तक पार्टी के साथ मीटिंग, उसमें वो फिर टिकटें भी साइन करते थे, उसमें वो सारी चीज़ें करते थे। और आप कह रहे हैं कि इतनी एक्सेस में 25-25 लोग, 30-30 लोग हर पेशी पे, जो कि तकरीबन रोजाना होती थी। असद एक ही है कि मैं बात कर रहा हूँ जेल के अंदर, जेल के अंदर जिस तरह ये चीज़ें हो रही हैं या पिछले 2-2.5 साल से आप देख रहे हैं, मैं उसकी अनप्रेसिडेंटेड बात कर रहा हूँ। हाँ, दूसरा उसके अंदर ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको स्पेस भी मिलती है, उनके फॉलोअर्स जाना भी चाहते हैं, उनके साथ
कंसल्टेशंस भी होती है, और जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर होते हैं वो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ये चाहे पीपल्स पार्टी है, ये है, या पीटीआई है। बट प्रॉब्लम पीटीआई के साथ कुछ और है, वो ये है कि ये ज़्यादा जो है चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं, और उसके अंदर ये है कि फिर एक इशू बनता है। तो उस इशू को बनाने से पहले जो भी अंडरस्टैंडिंग अदालत के अंदर या कोर्ट के अंदर या जो जेल मैनुअल है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, और इनको भी थोड़ी सी एहतियात की जानी चाहिए कि अगर किसी वजह से बाज़ दफ़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें ऐसी आती है तो उसके अंदर थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड भी लेना चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिक्स है वो आपको नज़र आ रही है, और हर एक जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के अंदर है। आज हलीमा खान साहबा ने कही है, एक तो वो कहती हैं कि इमरान खान साहब के चाहते हैं कि कमेटियों से बाहर निकल आए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने ये राय दी है कि ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, और हमारी इत्तला ये है वैसे कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में जाना ही हो तो फिर पार्टी वर्कर्स को दिया जाए टिकट। ये नहीं है कि आप जो डिस्क्वालीफाई हुआ है उसकी बीवी को या उसकी फैमिली मेंबर्स को दे दें, बल्कि वर्कर्स को दें। बल्कि उनकी राय, हलीमा खान साहबा ये कहते हैं कि इलेक्शन ना लड़ने की राय है। ये दोनों इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो हलीमा खान साहबा ने दी हैं। इससे पहले कि नियाजुल्लाह न्याज़ी साहब इस पर कुछ कमेंट करें, न्याज़ी साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा पहले कमेंट लेना चाहता हूँ काज़मी साहब का, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। अतर काज़मी साहब, ये दोनों ही बड़ी खबरें, एक तो कमेटियों से बाहर आ जाना। आपको याद होगा कि ये महमूद अतरज़ई साहब की बड़ी पुरानी तजवीज़ है कि कमेटियों से निकल आना चाहिए आपको। फिर और भी दो तीन चीज़ें थी कि फॉर्म 45 की आप अलग से असम्बली बनाएं, उसके पैरेलल इजलास करें, और वो कहते थे कमेटियों से बाहर आ जाएं, लेकिन उनकी इस तजवीज़ को कोई मान नहीं रहा था। और इमरान खान साहब ने आज अचानक ये फैसला सुना दिया, और फिर वो चाहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में ना उतरा जाए। आपके ख्याल में ये दोनों फैसले कैसे हैं? देखिए, एंड ऑफ द डे ये सियासी फैसले हैं, ये तो उनकी जमात ने फैसला करना है कि ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लेकिन अब तक जो सियासी आपने उनके फैसले देखे हैं उसी के तनाजुर में आप इसको देखेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो असेंबलियों से बाहर निकलना बहुत बड़ी गलती थी, पंजाब असेंबली को तोड़ना या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तोड़ना। लेकिन अगर आप देखें जो भी सियासत होती है असदुल्ला साहब, वो आप मुल्क के आइन और कानून के तहत करते हैं। अगर वो असेंबलियों से निकले थे तो उस वक्त आइन में लिखा हुआ था कि 90 रोज में इलेक्शंस होंगे, और इस वक्त अगर वो कमेटियों से निकलते हैं तो ये उनका राइट है। वो एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये सारा निजाम उस तरह चल रहा है जिस तरह चलना चाहिए, क्या पार्लियामेंट उस तरह फंक्शन कर रही है। तो फिर तो आप वहां पे बैठ के कमेटियों के अंदर उनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं। हालत तो पार्लियामेंट की ये है कि पार्लियामेंट से कोई गिरफ्तार हो जाए तो उसका भी पता नहीं चलता कि वो किसने पकड़ा, क्यों पकड़ा। स्पीकर साहब कहते हैं तहकीकात होंगी, फिर मामला वहीं पे रुक जाता है। तो सारा ये जो निजाम है मेरे ख्याल में उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और उसी को हाईलाइट करने के लिए फिर खान साहब ये कहते हैं कि जनाब आप कमेटियों से बाहर निकलें। और ज़िमनी इंतखाब, देखें ये फैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन ये बड़ा फैशनेबल बन गया यहाँ पे, इसलिए कि यहाँ पे एक बात कोई करता है और बाकी सारे भेड़ बकरियों की तरह उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। और जी ज़िमनी इंतखाब आपने छोड़ दिया तो बड़ा नुकसान होगा। 1985 का इलेक्शन देख लें। 1985 के इलेक्शन में कौन कौन से लोग आए थे, उनमें से कितने लोगों ने सस्टेन किया। पीपल्स पार्टी तो अगला इलेक्शन भी जीत गई थी, वो तो धांधली करके IGI बना के वो बड़ी मुश्किल से जनाब वो सारे मामले को रोकने की कोशिश की गई, और जिस तरीके से वो सारा उनका एक तरह से टोन डाउन किया गया उनकी जीत को। तो ये कहना कि वो अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ज़िमनी तो अवाम दूसरी तरफ चली जाएगी, नहीं, ये 1985 या 95 वाली सियासत नहीं है। इस वक्त हालात तब्दील हो चुके हैं। मेरे ख्याल में अगर वो समझते हैं कि निजाम लेजिटिमेट नहीं है तो फिर क्यों उसका हिस्सा बने। नहीं, लेकिन फिर उसमें अगला सवाल ये उठेगा नियाजुल्लाह न्याज़ी साहब कि आप अगर कौमी असम्बली की कमेटियों में नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसका मतलब यह है कि आपको अवाम ने जिस काम के लिए मुंतखब करके भेजा है, कानून साजी, उसका आप हिस्सा नहीं बन रहे। तो जब आप उसका हिस्सा ही नहीं बन रहे, अवाम की नुमाइंदगी कर ही नहीं रहे, तो फिर कौमी असम्बली में सीट क्यों ऑक्यूपाई की हुई है? फिर कौमी असम्बली भी छोड़ दें। मेरा ख्याल है कौमी असम्बली की सीट और जो कमेटियों का हिस्सा बनना है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं बताता हूँ ना, देखें हम तो ये कहते हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से ये इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, उसके बाद हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा ये है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया। ठीक। और उसके बाद ये सिर्फ नहीं हुआ कि वो मैंडेट हमसे लिया गया, उसके बाद 77 सीट्स फिर फार्मर चीफ जैसे जनाब काजी फैज़ साहब ने 3 सीटें रिकाउंटिंग में ले ली। फिर जिस तरीके से हमारे अभी जो हमारे लोग D सीट होते हैं उनको भी फारिग किया जाता है। असम्बलियों से ना निकलने का मकसद ये था
कि हमारा एक एक्सपीरियंस था, पहला आपने भी कहा पंजाब असम्बली को डिज़ाल्व करना, फिर नेशनल असम्बली से निकलना, फिर KPK की असम्बली ख़त्म करना। इस असम्बली का हम हिस्सा रहेंगे, लेकिन इस गवर्नमेंट के साथ हम कमेटियों का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जी बिल्कुल, दोनों अलग क्वेश्चन है। नहीं, मगर कानून साजी जो बुनियादी एक लेजिस्लेटर का काम है, यानी एक MNA का काम है जिसके लिए उसको मुंतखब किया जाता है, उसको गलियां सड़कें बनाने के लिए नहीं किया जाता, कानून साजी के लिए किया जाता है। अब वो कानून साजी तो कर ही नहीं पाएगा, तो फिर वो कौमी असम्बली से तनख्वाह क्यों लेगा? अपोजिशन तो पहले भी कानून साजी पे अपना मौक़िफ़ बता रही है ना। अब तो वो कहते हैं कि हमने ये अभी 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल कर ली है। वो कौन सी कानून साजी? हम तो 26वीं तरमीम पे खड़े हैं ना। हमें कहते हैं जी 26वीं तरमीम पे ये आए, हिस्सा भी हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी पटिशनें पेंडिंग पड़ी हैं जनाब चीफ जस्टिस के पास, और हमारी रिक्वेस्ट है कि इन पटिशन को लगाया जाए और फुल कोर्ट इस पर फैसला करे। देखिए ना, हमारा एक मौक़िफ़ है और प्रोसेस के अंदर भी हैं। लेकिन आज जो मेन पैगाम था ना खान साहब का, जो मीडिया मुझे बार बार पूछता है और कहते हैं कि आपकी टीम शायद इनएक्सपीरियंस है, आप लोगों को सियासत का नहीं पता नहीं, वो सियासत तो जो कल्चर बन गया है हमारा 78 ईयर से, उस कल्चर से हमारे लोग निकल ही नहीं रहे। हमारे लोग ये नहीं चाहते कि एक कल्चर ये भी है कि अवाम भी कहीं खड़ी है। खान ने ये कहा है, जो मेन जो उनका मैसेज था कि नो कंप्रोमाइज़ नो डायलॉग। ठीक है, आप लोग डट के खड़े हो जाएं, ये 3 जुमले के, डट के खड़े रहें। 2 साल हम इस प्रोसेस से गुजरे। डट के खड़े रहना है तो फिर आप इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं सर, मेरा इसमें सवाल ये है ना, जो मेरा पहले बुनियादी सवाल था कि आप जब कमेटियों से बाहर आ जाएंगे तो एक MNA बतौर MNA 5,19,000 रुपए तनख्वाह ले रहा होगा। किस काम की? लेजिस्लेशन करने की। तो लेजिस्लेशन तो वो कर ही नहीं रहा कमेटियों में। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप MNA को, जो MNA को तो कुछ भी तनख्वाह तो उसको मिलनी है। क्यों मिलेगी उसको? जस्टिफाई कैसे करेगा? हम ये कहते हैं, हमारा बुनियादी सवाल ये है कि ये असम्बली जो है, ये आपकी असम्बली फॉर्म 47 की है, आप 45 के तहत नहीं है, आप इलेक्शन करवाएं। हमारे 2 क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि जी 26वीं तरमीम, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि आपने ये चोरी शुदा मैंडेट वापस करना है। हमें मुज़ाकरात का कहा जाता है ना, तो लिहाजा इसमें ना बैठना, ये भी हमारा अंदर बैठ के प्रोटेस्ट है कि हम इनका हिस्सा नहीं बनना चाहते इस प्रोसेस का। नहीं जी, हाफ़िज़ साहब, कोई स्पीकर साहब के पास कोई ऐसा इख्तियार होता है कि मैंने कहेगा जी मैंने काम नहीं करना, मैं MNA रहूँगा, लेकिन मुझे जो असाइनमेंट दी जाती है, जो कानून साजी हो रही है, उसमें मैं कमेटियों का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, तो कोई उनके पास इख्तियार है कि वो? असद एक चीज़ ये है कि ये जो बाइकआउट आपके सामने अभी बात की जाती है, ये PTI का नया फिनोमेना नहीं है। मैं एज ए लॉ के स्टूडेंट के तौर पे अगर हम इनको एवेल्यूएट करें, 2008 का इलेक्शन हुआ है, PTI ने इलेक्शन नहीं लड़ा। 2013 का इलेक्शन हुआ है, फ़ौरन सड़कों पे आए और कहा कि जी ये 35 पेंचेस हैं, और उसके बाद असम्बली से बाहर आए और फिर आपके सामने जो है वो 120 दिन का धरना आया, और उसके बाद फिर ये असम्बली में वापस गए, एक कमीशन बना। उस कमीशन को पाकिस्तान का जो इनके बकौल सबसे न्यूट्रल चीफ जस्टिस है नासरुल मुल्क, उसने कहा कोई मैस रिगिंग नहीं आई और किसी चीज़ को हम जो है वो अनडू नहीं करेंगे, जो प्रोसीजर इरेगुलरिटीज़ हैं उनको आप इम्प्रूव करें। और उस दौरान इन्होंने सारी सैलरीज भी ली सारा। 2018 का जब इलेक्शन आया तो उसके बाद टर्न अराउंड करना चाहिए था कि एज ए गवर्नमेंट पार्टी के तौर पे चीज़ों को अब्जॉर्ब करना, आपको फिर वो चीज़ें असेंबली में नज़र आई। और अल्टीमेटली ये हुआ कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर उसको बुलडोज किया, और उसके बाद ये है कि फिर कहा कि हम असेंबली से निकल रहे हैं। और उसके बाद फिर जब आपके सामने 2024 का इलेक्शन आ गया, उसके बाद फिर कहा कि हम नहीं करने। अतर ने जो एक बात की है ना जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउ है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिविजुअल डिसीजन जो है उनके अंदर जस्टिफिकेशन या जस्टिफाइबल करना जो है वो एक इंडिविजुअल्स के लिए होता है। लेकिन अगर आप इसी को अगर मान लिया जाए तो जनरल ज़ियाउल हक के पास या उसके बाद गुलाम इसहाक खान के पास असेंबली तोड़ने का इख्तियार तो था ना 58(2)B के अंदर। तो फिर हमने क्यों कहा कि जुनेजो की गलत गवर्नमेंट तोड़ी गई है? हमने क्यों कहा कि जी बेनज़ीर की गवर्नमेंट या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट तोड़ी गई है? हमने क्यों कहा कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोसेस को रिवर्स किया? देखिए, जो मुल्कों के मैटर्स होते हैं या आपके इदारों के मैटर्स होते हैं वो सिर्फ कानून पे नहीं चलते। नहीं, वो विम्स पे नहीं चलते, कानून पे चलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो कह रहे हैं कि उस वक्त असेंबलियां तोड़ना कानूनी तौर पर तो दुरुस्त था, गुलाम इसहाक खान का जब अगर वो तोड़ सकते थे तो आज तक हम क्यों कहते हैं कि उन्होंने गलत इख्तियार का इस्तेमाल किया? वो इसलिए कहते हैं कि वो गलत इख्तियार का इस्तेमाल था। अब भी ये है कि आप एक स्टेबल गवर्नमेंट हैं, आपने 2.5-3 साल या 3.5 साल गवर्नमेंट की है, आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर जा रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं
हैं कि हम फेस करेंगे, और फेस करने के बाद जो है आप आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर कहें कि जी हम इसे फारिग करते हैं, और फिर आप एक तरफ आप ये चाहते हैं, एक तरफ आप ये चाहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस अपना किरदार अदा करें पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, लेकिन दूसरी तरफ चुन चुन के अदालतों से ऐसे फैसले दिए जा रहे हैं जिस पर आप खुद भी सवाल उठा रहे हैं कि आप समझते हैं कि गवाहियां कमजोर हैं, गवाह कुछ जगहों पे झूठा साबित हो गया है, और आप असेंबलियों से जब उनको खाली करा रहे हैं। एक सेकंड सुन लेना, ये आप उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ लेके चले जाते। आपके सामने ये है कि जिन इंसिडेंट्स के ऊपर 2022 से आज तक जो है, जिसमें बार बार 90 दिन का कहा जाता है, 90 दिन के अंदर क्या पीटीआई पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गई कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए? चौधरी परवेज इलाही की क्या जस्टिफिकेशन थी कि वो गवर्नर को एडवाइस करे? उसके बाद चीफ मिनिस्टर की क्या एडवाइस थी कि आप मिड टर्म के अंदर जाके कहें कि हम दोबारा वापस के अंदर? ये गैर कानूनी तो नहीं था, लेकिन ये पाकिस्तान का आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि जी आप वन फाइन मोर इख्तियार किसने इस्तेमाल कर? क्या दोनों जो चीफ मिनिस्टर से उन्होंने अंडर ड्यूरस इख्तियार इस्तेमाल किया है या किसी के कहने पे किया है? अगर तो खुद कहने पे किया है तो बात समझ में आ गई। अगर लीडर का ड्यूरस आता है तो इसका मतलब यह है कि आपका पॉलिटिकल फैसला है, और पॉलिटिकल फैसला कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं आता। अब अगली जो बार बार आप ये कहते हैं कि जी आए, पहले दिन जब ये 9 मई का इंसिडेंट्स आया, कहा गया कि जी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स को ट्रायल नहीं किया जाना चाहिए और ये रेगुलर एंटी टेररिज्म में जाना चाहिए। कहा यह गया कि जी जो लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं उन्हें सजा देनी चाहिए, चाहे जिन्होंने किया है, जिन्होंने प्लान किया है, जिन्होंने गए हैं, जिन्होंने इंस्टिगेट किया है। जब मिलिट्री कोर्ट वाली बात साइड पर लग गई और एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर आ गया, अब कहते हैं कि जी जज नहीं ठीक है। और अगर आपकी ये असद सारी ग्राउंड ठीक नहीं कहा, जजमेमेंट ठीक नहीं कहा है, जजमेंट पर एतराज़ात तो जजमेंट पर तो एतराज़ हो सकता है। न्याजी साहब ये कहेंगे कि जो जज है, जो ये आपके स्पेशल जजेस है, ये फेडरल गवर्नमेंट के नीचे हैं जी। फिर ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आठ फर्दर जवाब भी मेरा दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं, और जो आपने क्वेश्चन जवाब फिर ये है कि आप ये कहेंगे कि जो 8 बेल्स जो हुई हैं आपकी 9 मई के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की, वो इसी चीफ जस्टिस ने नहीं की, वो 26वीं तरमीम के बाद नहीं आया। साइफर केस के अंदर एक्विट नहीं आए, तोशा खाना के केसेस के अंदर ये 2 सजाएं सस्पेंड नहीं आई। तो मैं ये समझता ये हूं कि पीटीआई जो है, मैं एक तो ये है कि जब आप एज ए पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं तो दिस इज योर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हाउस को अटेंड करें, पार्टिसिपेट करें, और जिस काम के लिए आपको इलेक्ट किया, अगर आपसे नहीं होता, गवर्नमेंट अगर चुन चुन के बंदे निकालना, नहीं गवर्नमेंट कहाँ निकाल रही, गवर्नमेंट कहाँ निकाला है? नहीं गवर्नमेंट देखे ना, आप मुझे ये बताएं कि सर सिर्फ ये अदालतों से तो नहीं फारिग हुए ना, कुछ लोग कोई जाली डिग्री से जा रहा है, कोई हाजिरी पूरी ना होने से उसको निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा चले, क्या जाली डिग्री जायज है? नहीं जायज है। क्या अगर आप 40 सेशंस नहीं करते तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ कि आपको कर देना चाहिए? इन्हीं के दौर के अंदर जो था, इसहाक डार के मुतालिक लॉ आया था कि जी जो एब्सेंस है, ऑर्डिनेंस है, उसको निकालें जी। उसके बाद ये है कि अगर कोई 2 साल से ज्यादा कॉन्विक्ट होता है तो क्या आईन नहीं कहता कि आर्टिकल 63H के अंदर वो डिस्क्वालीफाई? तो मैं ये समझता हूं कि इश्यूज बढ़े, इसका जवाब लेकिन उसको जो सिर्फ रूल ऑफ लॉ या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उस पे सिर्फ टारगेट करने की बजाय जो है अपने हाउस को इन ऑर्डर करे, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। न्याजुल साहब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं काज़मी साहब से ये जानना चाहूंगा कि एक और डिबेट ये चल रही थी कि ऑपोजिशन लीडर किसे होना चाहिए। क्या महमूद अजगज़ई साहब को ये पार्टी समझती थी कि नहीं, महमूद साहब को नहीं, बल्कि पीटीआई के अंदर से ही ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए, और यही एडवाइस वो दे रहे थे इमरान खान साहब को। लेकिन इमरान खान साहब ने आज फिर कहा है कि नहीं, अगर उमर अयूब नहीं रहते, वो अपना लीगल बैटल नहीं जीत पाते, तो फिर महमूद अजगज़ई साहब को ही होना चाहिए। आज इस पर फिर गौर करने के लिए जो है वो बैठेगी पॉलिटिकल कमेटी पीटीआई की। तो मैं अतर साहब से इस पर राय जानूंगा, मगर एक छोटा सा ब्रेक पहले ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहते हैं आतर काज़मी साहब, पहले तो सर ये बता दीजिए कि ये जो ऑपोजिशन लीडर का मामला है, पार्टी की राय यानी पीटीआई के अंदर से होना चाहिए। खान साहब क्या सोच रहे हैं आपके ख्याल में, कि वो समझते हैं कि नहीं, ये नुमाइंदगी महमूद अजगज़ई साहब को यानी किसी और जमात को दे दी जाए, वो अपनी इस लड़ाई को कहां ले जाना चाहते हैं?
देखिए एक छोटा सा कमेंट करूंगा, जिस तरह अभी हाफिज साहब ने कहा कि वो असेंबलियां तोड़ने का उन्होंने आर्टिकल 58(2)B का जिक्र किया, लेकिन वो आर्टिकल 52(8)B जो है वो फर्द वाहिद इस्तेमाल करता था और वो एक आमर के दौर में कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करके वो आर्टिकल डाला गया था। और जहां पे अवाम की कलेक्टिव विल बैठी हुई है, पार्लियामेंट बैठी हुई है, एक इलेक्टेड हुकूमत बैठी हुई है, वो अगर उस चीज को एक्सरसाइज करती है, पार्लियामेंट को तोड़ती है, तो वो टू डिफरेंट चीजें हैं। तो आर्टिकल 52(8) जो बी था, एग्जैक्ट मुझे भी उसका नाम उस तरह याद नहीं आ रहा, तो वो बड़ा डिफरेंस है उसके अंदर। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो महमूद अचकजई साहब का नाम है, ये खान साहब ने पहले भी भेजा था और आज तो खान साहब ने अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम भी भेजा। ये मैं आपसे खबर आपको दे रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं। आपने कहा कि इस तरह की इतलात आ रही हैं, ये इतलात नहीं है, ये कंफर्म खबर है। इमरान खान साहब की बहन से मेरी खुद बात हुई है और उन्होंने मेरे साथ ये कंफर्म किया है कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को कहा गया है कि सेनेट के अंदर क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में, जबकि पीटीआई के अपने सेनेटर्स मौजूद हैं? आपके ख्याल में पीटीआई अपने सेनेटर्स को छोड़ के क्यों अलामा राजा नासिर अब्बास को बनाना चाहती है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए दो वजह, एक तो ये है कि उमर अयूब साहब बात करते थे तो उनको जिस किस्म के भोंडे केस में सजा हुई है, अभी तो हाफिज साहब बात इस तरह कर रहे थे कि जैसे यहाँ पे स्कैंडिनेविया का निजाम अदल चल रहा है, हुकूमत किसी की भी हो, जिस तरह के मुकदमात में जिस तरह की सजाएं हुई हैं उसमें आपको लगता नहीं है कि मामलात किस तरह चल रहे हैं। देखें कल कोई और अपोजिशन लीडर बनेगा, उसको भी पकड़ लिया जाएगा। अब तो शाहरेज को जनाब 27 महीने के बाद, जिसका ना ताल्लुक था ना कुछ, उसको पकड़ लिया गया। तो महमूद अचकजई साहब के ऊपर कम से कम 9 मई तो नहीं डाला जा सकेगा, उनके ऊपर कम से कम इसकी रिकाउंटिंग भी नहीं हो सकती उनके वोटों की। जी मतलब रिकाउंटिंग तो हो ही सकती है उनके वोटों की, कौमी असेंबली के मेंबर हैं तो। नहीं वो तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है, तो वो करके वो भी क्योंकि बहुत सारी मिसालें हैं ना रिकाउंटिंग की इस कौमी असेंबली में। जी वो भी करके देख लें तो वो, पर कम से कम उस तरह का कोई मुकदमा उन पे नहीं चलाया जा सकता। तो मेरे ख्याल में इस वजह से, और फिर तहरीके इंसाफ की जो अपनी क़यादत है, जो कुछ क़यादत है, वो लोग जो जिस किस्म की एक रवायती सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, खान साहब मुझे लगता है कि शायद उस तरह की सियासत उनको उतनी पसंद नहीं आ रही, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि वो लोग आए। अब अचकजई साहब भी खुल के बात करते हैं, राजा नासिर अब्बास साहब भी खुल के बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में खान साहब ने एक तो अपनी पार्टी को भी पैगाम दिया है कि आप भी जो ये मरात हैं, ये जो कमेटी वाली गाड़ियां हैं, ये चीजें हैं, इनसे बाहर निकलें और जो हमारा मकसद है उसके ऊपर है। अब इस पे हो सकता है मुझे इख्तलाफ हो, आपको इख्तलाफ हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ मामला आपको लगता है कि खान साहब समझते हैं कि उनकी पार्टी के लोग मरात, कमेटियों, एमएनएशिप, इनकी वजह से ज्यादा मुजाहमत नहीं करते कि कहीं हमसे ये चीजें छिन ना जाएं, तो इसलिए इनसे ये चीजें छीन ली जाएं ताकि वो मुजाहमत तो पूरी करें? ये एक वे ऑफ लुकिंग एट इट हो सकता है, लेकिन ये अतमी चीज नहीं है। लेकिन खान साहब अगर जद्दा में बैठ के या न्यूयॉर्क में बैठ के या लंदन में बैठ के पार्टी को कुछ कह रहे होते तो फिर तो आगे से कोई इतराज किया जा सकता था कि जी ये मेरी मराद जेल में बैठे। खान साहब खुद जेल में, खान की बीवी जेल में, खान के भांजे जेल में, खान साहब की बहनों के ऊपर मुकदमे, वो भी जेल के होके आ चुकी हैं। तो इतना वजन इस पार्टी ने उठाया हुआ है कि मेरे ख्याल में वो इतना आसान नहीं है कि फिर आप खान साहब की बात को उस तरह इग्नोर कर दें। अगर वो जदा में होते तो शायद बात इग्नोर कर दी जाती, लेकिन मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में जमात के लिए इन चीजों को इग्नोर करना आसान नहीं होगा। अगर ये बात है तो ये बात पीटीआई जो है यानी पार्टी खान साहब की, न्याजुल्लाह साहब वो क्यों ये बात नहीं समझ पा रही है और मुसलसल रेजिस्ट कर रही है खान साहब के फैसले को, इलेक्शन लड़ने के हवाले से भी और अपोजिशन लीडर लगाने के हवाले से भी? देखें मेरा ख्याल है कि 2 साल, खान को 2 साल से ज़्यादा हो गया अंदर अरसा, और सिर्फ खान साहब ने बाहर की 13 पार्टियों का मुकाबला नहीं किया, हम भी एक्सपोज हो रहे हैं पार्टी के अंदर भी लोग। यानी 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ तो हमें भी लीड करना चाहिए था, जो हमारे क़यादत है, ठीक है। और क़यादत फिल्में चला रही है बैरिस्टर गौहर के मुताबिक। जी अच्छा अच्छा, तो जो जब आदमी डिलीवर नहीं करता तो कहते हैं ना कि खान साहब जब बाहर आएगा ना तो वो एक पूरा कुंदन बन के आएगा कि उसने सारी चीज़ें एक्सपोज कर दी हैं। यानी पार्टी भी इम्तिहान से गुजर रही है और ये तो गुजर ही रहे हैं दूसरे लोग, तो सारा पूरा एक सिस्टम जो 78 साल सिस्टम है उसको तो खान साहब ने पूरा सिस्टम से गुजार दिया है। यहाँ बैठ के इतनी लंबी स्पीच करना ना, इसके एक जवाब है। मैं कहता हूँ कि 78 साल में अवाम कहाँ खड़ी है,
आप कल भी बैठ के कह रहे थे कि जी बांग्लादेश ने कहा जी कौम से माफ़ी मांगे, हमसे माफ़ी मांगे। तो भाई आज क्या हुआ है? खान साहब का कसूर ये है कि 8 तारीख को लोगों ने आके वोट दिया और लोगों ने जाके जो आपने बल्ला भी छीना, लोगों ने आज़ाद लोग खड़ी हो, लोगों ने वोट दे दिया। आप वो छीन के कहते हैं जी आओ जी हमारे साथ बैठ जाओ और हमारे साथ मुज़ाकरात करो। ये वही बात है कि मैं किसी की गाड़ी चोरी करता हूँ और उसको कहता हूँ आओ जी मैं गाड़ी आपको वापस करता हूँ, मेरे साथ मुज़ाकरात करो। लेकिन सर आगे बढ़ने का कोई तरीका तो होगा ना। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी चले माफ़ी नहीं मांगनी ना तो पछतावे का इजहार तो कर दें, कुछ तो करें तो बात आगे बढ़े। सर जावेद लतीफ़ साहब का बयान सुने और ख्वाजा साहब का सुने जो कहता है हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, खुद कहते हैं ना, और उधर उसका सुने तो कहते हैं जी हमें जो मैंडेट हमारे पास नहीं था अब हमें चलाओ भी सही। ये सिर्फ ये असदुल्ला साहब चाहते हैं कि खान साहब से कोई मिस्टेक हो जाए हल्की सी, कि खान साहब को जो पॉपुलैरिटी हर दिन बढ़ रही है, हर दिन बढ़ रही है, ये ग्राउंड रियलिटी है। तो इनके कहने से जो खुद जो सीटें जीत के आए हैं, आपको पता है कि इसने कैसे सीट जीती है, तो इनसे इजहार वाली बात इस वजह से नहीं है कि खान साहब कहते हैं कि भाई अवाम ने फैसला कर दिया है, जो कि अवाम अपना फैसला करके खड़ी है, तो आप कहते हैं कि जी ये चीज़ कर लें, अवाम में फैसला। और हम आज भी कहते हैं कि खान साहब ने ये भी कहा कि आप दें, आप इलेक्शन की डेट दें, आप इलेक्शन में आए, हम तो ये कहते हैं। तो इनकी बातें तो हम सुन रहे हैं, कब से सुन रहे हैं और यही चाहते हैं। ये खुद नाकाम हुए जब इन्होंने कहा वोट को इज्जत दो, ठीक है, तो ये छोड़ के चले गए। अब हमारी जंग किसी अदारे के खिलाफ आप हाफिज साहब की बात का जवाब देना चाहेंगे? जो हाफिज साहब ने उंगली उठाई है आपके ऊपर कि भाई आपको लोगों ने वोट दिया, आप अपना रोल ही प्ले नहीं करना चाहते। हाँ, मैं बताता हूँ अपोजिशन का क्या रोल होता है। हम अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर रहे। जो अब आता है, कोई बिल आता है, उसकी डिस्कस होती है तो हमारे मेंबरान उसमें शरीक होते हैं। कमेटी का एक अलहदा काम है, उसमें तो नुकसान ही हो रहा है ना कि हम अगर मराहत वापस कर रहे हैं, खान साहब ने कह दिया तो कमेटी बनाए, हुकूमत बनाए। लेकिन जहाँ तक लेजिस्लेशन की तल्लक है उसमें पार्टी एज ए अपोजिशन अपना रोल अदा कर रही है। और किस तरह कह सकते हैं कि जी उनको मराहत पे तो आखिर हाफिज साहब ने कोई ऐसी शिक जो आपने पूछी कोई नहीं बताई कि मराहत कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि वो मराहत नहीं ले सकते। लेकिन ये बता सकते हैं कि जहाँ जो पंजाब का जो स्पीकर है जिसने 26 लोगों का डिस्क्वालीफाई करके भेज दिया, इनके पास अब तो मुल्क में कौन सा आईन है, कानून है। उसने कहा अहमद, क्या नाम है, अहमद खान साहब अपने स्पीकर साहब, उसने 26 लोगों को इनको डिस्क्वालीफाई किया, उन्होंने स्पीचेस ये किए हैं। तो अब तो कानून तो है नहीं कोई। हाफिज साहब वो बातें नहीं करेंगे। हाफिज साहब ऑफ द रिकॉर्ड करेंगे बातें कि क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह बल्ला छीना गया, क्या ऑफ द रिकॉर्ड भी कब करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं करते। आपने कोशिश तो कर ली बनाने की। क्या 12 जुलाई का फैसला क्यों नहीं हुआ इम्प्लीमेंट? वो भी तो 8 जजेस का फैसला था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को आपने ठीक कहा, क्या इलेक्शन कमीशन को जल्दी है कि उधर से आदमी होता है, सजा होता है, जो सजा भी हमें पता है क्या हो रही है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपनी फुर्तियां दिखाता है जो कि रेफरेंस लेकिन हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिल रहा ना। अब देखें ना, या तो हाई कोर्ट से रिलीफ लेने में आप कामयाब हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन आप ना दे आपको। हाई कोर्ट तो ये कह रहा है ना कि पहले आप सरेंडर करें, गिरफ्तारी दें, उसके बाद आपको। मैं और बात कर रहा हूं अब्दुल्ला साहब कि सजा होती है उमर अयूब को हो या जिसको हो, सजा के बाद एक है कि एक रेफरेंस आता है स्पीकर के पास, स्पीकर भेजता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसके बाद आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं या डी सीट करते हैं। ये फैसला बाद में सजा होती है, इलेक्शन कमीशन पहले बैठ जाता है, हाँ जी हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिया, डी सीट भी कर दिया। तो इस इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है 218(3) जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइन का है, वो तो दो अदारे जो है ना अभी आपके सामने ये कंप्रोमाइज बिल्कुल सामने हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन उसमें एक जो हाफिज साहब एक डिबेट ये चल रही है कि अब जिसको को सजा सुनाई गई वो जब जाता है हाई कोर्ट के पास अपील करने के लिए, तो हाई कोर्ट ये कहता है कि जी पहले सरेंडर करें, पहले गिरफ्तारी दें, गिरफ्तारी देंगे तो आपकी सुनी जाएगी। उन्हें ये डर है कि अगर हम गिरफ्तारी देंगे तो हमारी अपील ही नहीं लगनी, जैसे कि बहुत सारे लोगों की सजा मुअत्तली की नहीं लग रही, जमानत की अपीलें नहीं लग रही। तो उन्हें ये डर है कि हम जमाना अगर आप अपनी गिरफ्तारी दे देंगे तो लंबी गिरफ्तारी हो जाएगी, जैसे कि प्रेसिडेंट बन रहे हैं। नहीं, असद एक तो ये है कि जो आपने पहले कमेटीज़ पे बात की है,
पार्लियामेंट का जो कोर बिजनेस है या पार्लियामेंट का जो बैकबोन है वो कमेटीज़ होती हैं। वो चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ हैं या स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, चूँकि जितना भी प्रोसेस होता है आप पार्लियामेंट के अंदर कोई चीज़ पास नहीं कर सकते जितनी देर तक जो है आप उस सेलेक्ट कमेटी या उस कमेटी स्टैंडिंग के आप प्रोसेस में नहीं जाते, और उस प्रोसेस करने के बाद या हाउस उसको वेव कर देता है। वैसे अगर छोटा सा अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल है कि 26वीं तरमीम हुई थी, कौन सी कमेटियों में गई? नहीं 26वीं तरमीम। और दूसरा ये कि अभी एक इस्तेदाद दहशतगर्दी का अभी सेनेट से कानून पास हुआ है, सेनेट की कौन सी कमेटियों में गया है? अगर आजकल तो रिवाज बन गया कि कमेटियों में गए बगैर कानून साजी हो रही है। अगर 26वीं आईनी तरमीम कमेटीज के अंदर नहीं गई है तो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इस 26वीं आईनी तरमीम की एंगेजमेंट्स में तो थी ना, उसमें पीटीआई भी थी, उसमें जीओआई नहीं तो कह देते ना, देखिए पीटीआई कह देती कि जनाब हम आपसे असेंबली के बाहर डायलॉग में नहीं आते, आप एक बिल पेश करें, वो स्टैंडिंग कमेटीज में जाएगा, उस कमेटीज के अंदर हम बात करेंगे। कोई स्पीकर को लेटर लिखा गया कि नहीं जी हम सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी के बाहर नहीं जाएंगे, और ये पहली चीज़ें हैं। या उससे पहले जो है कि जो आपने कहा ना बाइकआउट वाला, 2008 के अंदर अगर पीटीआई बाइकआउट न करती तो शायद 18वीं तरमीम इस तरह ना आती कि जिसके अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या इनकी पार्टी भी कहती थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस तरह होनी चाहिए थी वो और तरह होगी और उनको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। अब तीसरा चीज़, लेकिन अभी देखें ना, अभी हाल ही में इस्तेदाद दहशतगर्दी का बिल मंजूर हुआ है, सेनेट से पास हुआ है और सेनेट की कमेटी में जाए बगैर हो गया। कामरान मुर्तजा का यही एतराज था कि भाई कमेटियों में जाए, डिस्कस हो, हमारे जो इसमें तरमीम है उसको सुना जाए। देखे ना अभी इन्होंने कहा जी कि वो खुद पास कर लेते हैं, खुद पास कर लेते। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के अंदर जो था, जिसको आज ये कहते हैं कि जी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन गलत थी, किसका बिल था, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर गईं, उसके बाद जो फेटफ के सारे बिल थे किसके अंदर गलत होने वाली चीजों को आज जस्टिफाई किया जा सकता है गलत। मैं सिर्फ एक गुजारिश ये कर रहा हूं कि हमारे पॉलिटिशियंस का एक वतीरा ये है कि एक काम को गुजर के बाद में गुड्डी गुड्डा बनने के लिए उसको क्रिटिसाइज करते हैं और फिर उसका हिस्सा बन जाते हैं। आप 2018 से लेके 2022 तक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और इनके पीटीआई के लीडर्स की पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फौज के मुतालिक वो स्टेटमेंट्स निकाले ना, कि जिसके अंदर जनरल बाजवा को उन्होंने क्या कहा, किस तरह वो कर्नल साहब जो थे वो सारे बिल पास करवाया करते थे, किस तरह उसका बर्मला इजहार किया गया कि जी उन्हीं के जिम्मे था, हमें तो पता ही नहीं होता था कि हमने करना क्या, और वो आते थे और वो सारी चीज़ें। जब आपने सारी चीज़ें कॉन्फ्रेंस के साथ आउटसोर्स की हुई थी तो यकदम अब आपको यह ख्याल आ गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज भी बुरी है, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस और जुडिशरी है। चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा ने बर्मला का इस रेफरेंस के अंदर कि आए हुकूमत के साथ बिल के बैठ के बात करते। जब आपको याद होगा कि जब सजाओं पे बारी आ रही थी कि जी इनकी बेलें हो रही हैं, इनको सजाएं नहीं दी जा रही, जुडिशल सिस्टम बैठा है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जी हमारा ये काम नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव जो है वो इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी अपना काम करे। कितनी को लेजिस्लेशन रूल ऑफ लॉ के लिए पीटीआई ने 2018 से लेके 22 तक की है, गवर्नेंस के लिए की है, रिफॉर्म्स के लिए की है। 2013 से लेके 2025 तक कितनी को रिफॉर्म्स जो है, एक सेकंड मैं कितनी को रिफॉर्म्स जो है वो आपको नहीं, वो केपी में आई है कि वहां के ऊपर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बेहतर है, करप्शन स्टैंडर्ड्स बेहतर आए हैं, बड़ी लेजिस्लेशन हो रही है, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारी की सारी असर ये मीडिया ऑप्टिक्स है, हमें उस रियलिटी को मान लेना चाहिए। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है अगर आपने अब पॉलिटिक्स करनी है तो आप अपनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज तो करें ना। आप उनके साथ इंगेज करके मिसट्रस्ट कर देते हैं। आपने जेयूआई के साथ इंगेज किया 26वीं आईनी तरमीम के बाद, एंड तक उसके साथ और सबसे ज्यादा मुखालफत उसकी कर दी। महमूद अचकज़ई जिसको बना रहे हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या इनकी पार्टीज के स्टेटमेंट्स तो देख लेना। फिर ये कहते हैं जाली पर्चे जो है इनके दौर के अंदर वो कितने जाली पर्चे थे, कितने जाली पर्चे हुए, और फिर हमने मीडिया के ऊपर जो है हमने उसको अभी पीडीएम की हुकूमत थी ना, बिलावल साहब वज़ीर ख़ारिजा थे। सर मेरा सवाल तो लेना, बिलावल साहब वज़ीर ख़ारिजा थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। जैसे ही इलेक्शन में उतरे तो जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स और शहबाज शरीफ साहब के बारे में बिलावल साहब की स्टेटमेंट से थी कि ये तब्दीली नहीं ला सकते, इनको मैंने बड़ा समझाया। ये आज तो हमारी असल, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप है। अच्छा दूसरा एक सेकंड, अब ये बार बार 45 47 के कहते हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट अगर इंगेज आए, उस इंगेजमेंट्स के अंदर क्या 45 या फॉर्म 47 जो था वो उस एजेंडे पे था? अगर वो एजेंडा ही नहीं है कि वो फॉर्म 45 या 47 जो है, तो फिर आप
या फिर इलेक्शन सर वो तो या कोर्ट ये 45 तो एक बड़ी मजाहिया चीज बन गई ना। 45 पर होने वाले दस्तखतों को जो इलेक्शन कमीशन के अपने आरओज ने किए हैं उनको इलेक्शन कमीशन खुद मानने को तैयार नहीं, और सिर्फ उसको मानने जो वेबसाइट असल मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट के अंदर अगर आप गवर्नमेंट से डायलॉग करते हैं तो आपने कुछ लिख के तो देना है। क्या ये 45 या 47 जो है ये गवर्नमेंट डायलॉग में एजेंडे पे था? मैं ब्रेक ले रहा हूं सर, ब्रेक लेके वापस आता हूं। अतर काज़मी साहब के सामने दो चीजें मैं रखना चाहता हूं। एक तो ये जो बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं अपनी ही पार्टी के लोगों को कि भाई ये फिल्में ना चलाएं, तो ये कौन फिल्में चला रहा है जिसको बैरिस्टर गौहर तरकीब जिस पर कर रहे हैं। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इंकशाफ किया, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म नहीं बने तो वो खुद अपनी मर्जी से नहीं बने, और बन सकते थे, बन रहे थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया नहीं बनते। ख्वाजा आसिफ साहब के इस दावे में कितनी हकीकत है, दोनों चीजें मैं अतर काज़मी साहब के सामने पहले रखता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद दोबारा खुशामदीद। अभी आपने देखा कि सलमान राजा साहब कल ट्वीट्स कर रहे थे, हमने प्रोग्राम में उसका जिक्र भी किया था। वो कह रहे थे कि मैंने इस्तीफ़ा भिजवाया था खान साहब को, उन्होंने मंजूर नहीं किया, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि मैं अब फैसला कर चुका हूं कि मैं सेक्रेटरी जनरल नहीं रहूँगा, कल खान साहब से मिलूंगा और मैं कहूँगा कि मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लें। ये ट्वीट्स पे वो बात कर रहे थे, पब्लिक फोरम पे आके बात कर रहे थे, और आज उन्होंने कहा कि जी खान साहब ने मेरा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। तो बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि ये फिल्में ना चलाएं, इस्तीफ़ों को पब्लिक ना करें। तो अतर काज़मी साहब वो कहते हैं कि जी पब्लिक में इस्तीफ़े जारी करके फिल्म ना चलाएं। देखें, ये बैरिस्टर गौहर साहब की अपनी राय है, और यकीनन सलमान अकरम राजा साहब के भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, और आज खान साहब से उन्होंने अपने इस्तीफ़े के हवाले से गुफ्तगू की है। या तो वो आज वहां पे जाके गुफ्तगू ना करते, अपना इस्तीफ़ा पेश ना करते, तो फिर तो ये आप कह सकते थे कि फिल्म है। जब उन्होंने वहां पे जाके अपना इस्तीफा रख दिया और खान साहब ने आगे से कबूल नहीं किया, तो फिर फिल्म तो वाली बात नहीं। तो फिर कल ट्वीट्स करने की क्या मंतक हो सकती है? नहीं, ट्वीट्स करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ट्वीट्स किए बगैर ये काम कर सकते थे वो। देखिए, वो ऑब्वियसली वो एक तरह से एक पॉलिटिकल मैसेज भी उन्होंने देना था कि मुझे जमात के अंदर कुछ मामलात हैं, मेरे कुछ इख्तलाफात हैं, सियासी जमात है। तो वो यकीनन अभी जब खान साहब खुद जेल में हैं, उनसे उस तरह कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, तो और ये भी गारंटी नहीं था कि आज खान साहब से उनकी मुलाकात होगी। ये तो उनकी मुलाकात हो गई, ये एक अलग बात है। तो मेरे ख्याल में शायद वो एक पैगाम पहुंचाना चाहते होंगे, लेकिन क्या इसका कोई बेहतर तरीका हो सकता था? यकीनन हो सकता है। सियासी जमातों के अंदर बहुत सारी चीजें जो आपको अंदर ही सेटल करनी पड़ती हैं, लेकिन तहरीके इंसाफ देखें ना, इस वक्त गैर मामूली हालात से गुजर रही है। ये वाली हालत तो नहीं है। ये आपके साथ नियाजुल्ला नियाजी साहब बैठे हुए हैं, ये इधर हाई कोर्ट बार के सदर रह चुके हैं, मुल्क के नामवर वकील हैं। कल रात को इनके घर पे भी छापा पड़ा है, ये हालत है। असद कैसर साहब जो है, उनके घर पे भी छापा पड़ा है। तो देखें, जिन हालात में पार्टी ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। अभी तो इन पे इतराजात हम बहुत सारे कर सकते हैं, हमारे भाई हाफिज एहसान खोकर साहब भी इनके ऊपर सारे इतराजात करते हैं, लेकिन देखने की चीज है कि इस वक्त हो रहा क्या है। देखिए ना, बुनियादी चीज ये है असदुल्ला साहब कि अगर आज 78 साल के बाद बुजुर्ग सियासतदान हमें हाइब्रिड निजाम की तारीफें सुनाए, तो यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से नौजवान जो है वो इस चीज से बदजान हो रहा है। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो चाहता है कि एक गैर रवायती सियासत हो जहां पे सिर्फ 2 खानदानों के बच्चे आगे ना आए, दीगर जो लोग हैं उनको भी अपने टैलेंट के मुताबिक, अपने किरदार के मुताबिक इस निजाम में हिस्सा मिले। जरदारी साहब के बेटे ने जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया और अचानक वो वजीर खारजा बन गए। इसी तरह दीगर भी बहुत सारी मौजूद शख्सियात हैं। तो लोग इस निजाम के हवाले से जो है ना, लोगों के तहफुजात हैं। बाकी जमात के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आप तनकीद कर सकते हैं। एक छोटी सी बात करूंगा, बैरिस्टर गौहर साहब ने के साथ आपने एक और क्वेश्चन भी किया था जो इसी से रिलेटेड था। दूसरा वो मैं आपको सुनवा देता हूं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो दावा किया ना नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म यानी बन सकते थे, उनके इख्तियार में था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं बना। अब इसमें काज़मी साहब सवाल ये पैदा होता है कि एक दिन अखबारों में हेडलाइन लग रही है, एक दिन पहले इश्तहार की सूरत में कि मुल्क को नवाज दो, और अगले दिन वो फैसला करते हैं कि नहीं मैंने वज़ीर आज़म नहीं बनना। तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ होगा आखिर कि उन्होंने खुद इख्तियार होते हुए भी खुद को वज़ीर आज़म नहीं बनाया? देखिए, पहले तो बड़े आप खुशकिस्मत हैं कि ये आप ख्वाजा आसिफ साहब का बयान चला सकते हैं। मैं तो डर ही गया था
कि वो कहीं माजी में जो वो खड़े होकर इदारों के हवाले से जो कुछ कौमी असेंबली में कहते रहे, कहीं कहीं वो कोई बयान तो नहीं आप चलाने लगे। और हाफिज एहसान खोकर साहब भी यहाँ पे बैठे हुए, और मुझे पता है कि फिर हाफिज साहब ने तो उसके ऊपर, फिर आपको पता है कोई ऐसी बात होती तो उन्होंने खुल के आईनी राय भी देनी थी। तो वजीर दिफा जो मौजूदा है वो जो कुछ माजी में कहते रहे वो हम टीवी पे इस वक्त चला नहीं सकते। तो ये हमारी एक अनफॉर्चुनेट साइड है हमारी पॉलिटिक्स की, दोनों तरफ से इल्जाम वगैरह लगते रहते हैं। जहां तक वजीर आजम बनने का बात है, देखें वो वजीर आजम ही बनने आए थे, आगे अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया, अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, ये हकीकत है। तमाम तर सहूलतों के बावजूद उस दिन अवाम ने उनको रिजेक्ट किया, और मेरे ख्याल में मियां साहब को भी इस चीज का इदराक है। जिस दिन अवाम उनको इलेक्ट करेगी वो दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं। ठीक, बिल्कुल सही है। आप इसमें नियाजुल्लाह साहब एक चीज़ और बताएं, आज जो मुलाकात हुई है उसमें जो बातें हुई हैं उसमें क्या दोबारा से तहरीक शुरू करने और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का दोबारा इंदिया दिया गया है कि आइंदा महीनों में तैयारी कर लें, इस्लामाबाद की तरफ दोबारा मार्च हो सकता है? देखें असदुल्ला साहब, एक तो पहली बात यह है कि मेरी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, तीनों बहनें की हुई, बैरिस्टर अली जफ़र की हुई, बैरिस्टर गौहर साहब की हुई। आप ऐसे गए हुए थे? जी, मैं गया था। अच्छा, क्योंकि ट्रायल भी चल रहा था तोशाखाना 2 का, और कल फिर डेट होगी। इस वजह से खान साहब ने कहा कि कल ही आप ये फैसले करके जो बाई इलेक्शन के बारे में जो हमारा अपोजिशन लीडर्स हैं, आज ही मीटिंग बैठे और सारा कुछ करके बताए। ये खबर बाहर आई है कि आप इसके बाद पेशावर में बहुत बड़ा जलसा करेंगे। ठीक है, क्योंकि खान साहब ने ये देखें असदुल्ला साहब, जिस तरह कहा है ना काज़मी साहब ने, मैं तो वो नहीं बताना चाहता। जब जहाँ नौबत पहुँच जाए, जी हाफिज़ साहब बैठे, मैं प्रोसिक्यूटर जनरल रहा हूँ, एडवोकेट जनरल रहा हूँ। मैं जहाँ कल प्रोग्राम करके गया तो मेरे घर 4 पुलिस के डाले और पहुँच गए और रेड शुरू हुआ। मेरा बेटा भी वकील है और उसको कह दिया हमने आपकी तस्वीर भी बनानी है और घर की तस्वीर भी बनानी है। जब मुल्क को एक रियासत इस तशद्दुद पे उतर आए, और मेरी 35 ईयर प्रैक्टिस है, मैं वकील, मैं बार का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। अब जब बार जहाँ तक जो रियासत चली जाए, इसमें मैंने कभी मार्शल लॉ दौर में नहीं देखा। तो हमारे पास हम बाहर निकलते हैं तो तलाल चौधरी कहता है आप बाहर निकल के दिखाएं। ओ भाई, तुमने क्या करना है, हमारे साथ को गोलियां मारनी है मजीद? तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक राइट रह जाता है, जहाँ इलेक्शन कमीशन चेयरमैन जो है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन खुद परेशान है, हमें पता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हम जलसा करें। हाल है तो उसमें फिर आप कैसे, यानी फिर आप अपनी तहरीक को या जलसों को पेशावर से या खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कैसे निकालेंगे? देखें, हम जिस तरह काज़मी साहब ने कहा है ना, हम हर अदारे की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो हमारा राइट है वो एक्सरसाइज करेंगे। और ये 78 साल जंग, मैं एक तहरीक मैं पहले भी चला चुका हूँ जो अदलिया की तहरीक थी, उसमें भी हमारे साथ जुल्म हो, ये नहीं हुआ। हम लोगों को निकालेंगे। और लेकिन मेरा मैसेज जो होता है हमेशा पुरअमन। हम निकले 5 अगस्त को, मैं बतौर तर्जमान खान साहब 2 दफ़ा मैसेज दिया। मुझे कहा जी वहाँ से मैसेज चल रहा है कि जी, मैंने कहा नो, मेरा मैसेज ये है कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है, और हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि हम रोड पे आके अपना राइट, ये महज़ब मुल्कों में भी होता है, डेवलप कंट्री में भी होता है। अब ये कहें ना कि जी आ जाओ मुज़ाकरात कर लो, अब चल नहीं सकते, अब क्या है, हम मुश्किल पीरियड से गुजर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि क्योंकि हम जंग लड़ रहे हैं आवाम की, और 4 करोड़ से करीब वोट मिला है इमरान खान को, लार्जेस्ट पार्टी है, चुरा के, चाहे MQM ले गई है, चाहे पंजाब में चीफ मिनिस्टर को मिल गया है, चाहे 17 सीटों का वज़ीर आज़म बन गया, हमने कौम का वोट है और उसको हमने वापस लेना है। लास्ट क्वेश्चन हाफिज़ साहब, ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि शिबली फराज और उमर अयूब साहब के पास कानूनी तौर पर इतनी गुंजाइश मौजूद है, स्कोप मौजूद है कि वो अपनी अपोजिशन लीडर की सीट को बरकरार रख सकें? देखिए असद, एक तो ये है कि जिस तरह अतर ने भी बात की, मैं जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और वो कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हैं। ठीक है। और चूंकि इस वक्त जिस नैरेटिव पे बात की जाती है वो नैरेटिव यही है कि रूल ऑफ लॉ या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हें बड़ा इफेक्टिव गवर्नेंस, ये जो है, तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर या फ़ौज के साथ आपके रिलेशंस के अंदर आपका एक नैरेटिव या स्टेटमेंट्स आप रही हैं और यकदम आप आके जो है वो एक मुख्तलिफ एंगल के अंदर चले जाएँ, तो उसको इन्हें रीथिंक करना चाहिए कि क्या चीज़ें जो हैं वो इसी तरह ही चलती रहेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो ये है
कि मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि दोनों को जो है वो कन्विक्शंस हो चुकी है, अब उस कन्विक्शंस को सरेंडर करना पड़ेगा हाई कोर्ट के अंदर, और अगर हाई कोर्ट उसे सस्पेंड करती है तो फिर उनके लिए चांसेस अदरवाइज मुश्किल है। बहुत शुक्रिया तरकाज़मी साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।